हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर सेक पोल साइंस पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि प्रतिचयन से आप क्या समझते हैं? उपयुक्त उदाहरणों सहित यादृच्छिक प्रतिचयन तथा गैर यादृच्छिक प्रतिचयन के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 2 से लिया गया है सैंपल, ठीक है। और इससे पहले एक वीडियो और बनाई गई है जिसमें आपको बताया गया है कि प्रतिचयन क्या है तथा उसकी विभिन्न विधियां, ठीक है। तो आप वाली वीडियो भी देखना है क्योंकि वो जो क्वेश्चन है वो पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। प्रतिदर्श उस समष्टि का एक उपसमुच्चय या सबसेट होता है जो पूरे वर्ग को निरूपित करता है। अब जो यहाँ पर ये समष्टि है ना, ये जनसंख्या, ठीक है। प्रतिदर्श उस जनसंख्या का एक उपसमुच्चय या सबसेट होता है जो पूरे वर्ग को निरूपित करता है। हमारे देश के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। धर्म के आधार पर कह सकते हैं, जाति के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, रोजगार के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, ठीक है, या महिला पुरुष के आधार पर विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा देश है, हमारे देश की जनसंख्या है। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर से सैंपल कलेक्ट करना है। क्या करना है? सैंपल कलेक्ट करना है, ये नमूना तैयार करना है। तो अब इस नमूने के अंदर हम क्या करेंगे, सभी क्षेत्रों में से लोगों का सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। धर्म के आधार पर ले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, जितने भी लोग हैं उन सभी का क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। जाति के आधार पर जितनी भी जातियां एससी एसटी, उनमें से भी सब लोगों का सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। महिला हो पुरुष हो उनका सर्वेक्षण करेंगे। रोजगार व्यक्ति हो या जिसके पास रोजगार ना हो उसका सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। एजुकेटेड पर्सन हो अनएजुकेटेड पर्सन हो उसका सर्वेक्षण करेंगे। तो कुल मिलाकर कहना है कि जो हमारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो, ठीक है, उन सभी का हम क्या करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। अब देखिए इसमें हम ये नहीं कर सकते कि किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति का सर्वेक्षण करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो ना हमारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा, वो केवल अपने विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है। यदि हम सभी लोगों, जितने भी क्षेत्र है, सभी क्षेत्रों में से थोड़े थोड़े लोग लेकर एक नमूना तैयार करते हैं तो वो नमूना क्या करता है, वो हमारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है और उसका रिजल्ट क्या होता है, फिर अच्छा आता है। तो अब आगे देखते हैं। समष्टि इतनी बड़ी होती है कि अनुसाधनकर्ता को लागत रोजगार में लगाए गए कार्मिकों की संख्या या समय अवरोध के कारण इस समष्टि के सभी लोगों का सर्वेक्षण करना संभव नहीं होता। इस समष्टि से जनसावधानी के साथ एक ऐसा लघु प्रतिदर्श, छोटा प्रतिदर्श लिया जाता है जो कि पूरी समष्टि को क्या करता है, निरूपित करता है। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है, और हमारे शरीर में ना बहुत सारी बीमारी हो जाती है जिसके कारण हम दवाई तो खा रहे होते हैं लेकिन हम ठीक नहीं होते। तो कई हफ्तों बाद जब हम ठीक नहीं होते, मान लीजिए 15 दिन बाद अगर हम ठीक नहीं होते तो हम दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं और उस टाइम पर डॉक्टर क्या करेगा, हमारी बॉडी में से ब्लड के कुछ सैंपल लेगा, है ना। डॉक्टर ने क्या करा, हमारी बॉडी में से ब्लड के कुछ सैंपल लिए। अब वो सैंपल की क्या करेगा, जांच करेगा। अब देखिए जो ये सैंपल है ना, ये सैंपल एक तरीके से यहाँ पर नमूना का काम कर रहा है, ठीक है, प्रतिदर्श का काम कर रहा है। ये हमारी बॉडी का क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिनिधित्व करके ये हमें क्या रिजल्ट देता है कि आपको ये बीमारी है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जब हम जनसंख्या के अंदर से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो ये सैंपल क्या करता है, हमारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करके हमें रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम अपनी बॉडी में से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी बीमारी को प्रदर्शित करता है। एक और उदाहरण से समझे तो देखिए, घर में चावल बनते हैं, ठीक है, चावल के 2-3 दानों को दबाकर बता देते हैं कि चावल पके हैं या नहीं। अब इस स्थिति में जो गृहिणियां है कि वो सारे चावलों के दानों को दबाकर बताती है कि चावल पके नहीं। ऐसा करना असंभव है। असंभव तो नहीं कहेंगे, बट ऐसा क्यों करें जब हमें 2-3 दानों के माध्यम से पता चल जाता है ना। तो अब क्या होता है, वो जो 2-3 चावल के दाने होते हैं ना, वो पूरे चावल के दाने का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार पूरी जनसंख्या में से कुछ भाग लेकर उसका सर्वेक्षण किया जाता है जो पूरी जनसंख्या को निरूपित करता है। देखिए यहाँ पर तो चावल थे, तो चावल को तो हम गिन भी सकते हैं, लेकिन क्या हम इतनी बड़ी जनसंख्या का सर्वेक्षण कर सकते, नहीं कर सकते। इसीलिए हमें नमूने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जो हमारी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। एक बार फिर बोल रही हूँ, यहाँ पर किसी विशेष वर्ग या किसी विशेष व्यक्ति
व्यक्ति का सर्वेक्षण नहीं किया जाता, हमारी जनसंख्या को जो प्रतिनिधित्व करती है उन सभी का सर्वेक्षण किया जाता है। अब देखिए, अच्छी तरह से चुने गए प्रतिदर्श से क्या होता है, उत्तम परिणाम निकलते हैं। सरल शब्दों में प्रतिदर्श को उन व्यक्तियों के समूह के रूप में परिभाषित किया जाता है जो शोध में भाग लेते हैं। अब प्रतिचयन के जो हमारा मेन क्वेश्चन है, जो संभावित प्रतिचयन और गैर संभावित प्रतिचयन में अंतर। संभावित प्रतिचयन में क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से ना मतलब हर एक व्यक्ति के पास संभावना होती है चुने जाने की। ये इसमें मेनली देखिए, संभावना के प्रतिचयन के मुख्य रूप से जनसंख्या से प्रतिदर्श का यादृच्छिक प्रतिचयन शामिल है। इस प्रकार जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदर्श के लिए चुने जाने की संभावना समान होती है। इस तरह के चयन के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीक को यादृच्छिककरण कहते हैं। संभावित प्रतिचयन प्रतिदर्श में प्रत्येक व्यक्ति जो संख्या का भाग है के प्रतिदर्श में शामिल होने की समान संभावना रखता है। ठीक है, मतलब इसमें मेनली यही है कि समान, सबके पास समान संभावना होती है प्रतिदर्श के अंदर चुने जाने की। अब इसकी अगर हम बात करें विधियों की, तो ये जो विधियां, ये मैंने आपको दूसरी वीडियो में बता रखा है, लेकिन फिर भी अगर बता देते, जो ये देखिए रैंडम सैंपल है, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेनली होता है सभी के पास चुनने का अवसर होता है। आबादी में से प्रत्येक व्यक्ति को एक पहचान दी जाती है। इस प्रतिदर्श पद्धति में जनसंख्या में से आइटम के प्रतिदर्श में चुने जाने की जो समान और संभावित संभावना होती है। ठीक है, और इसको देखिए मेथड ऑफ चांस सिलेक्शन भी कहा जाता है। और ये हम किसी भी व्यक्ति से सर्वेक्षण करने लगते हैं, इसके अंदर हम किसी भी व्यक्ति से सर्वेक्षण करने लगते हैं। ठीक है, दूसरा है व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन। इसमें क्या होता है, इसमें पहले तो हम रैंडमली यादृच्छिककरण के द्वारा किसी एक व्यक्ति को चुनेंगे। मान लीजिए हमें 500 व्यक्ति का क्या करना है, सर्वेक्षण करना है। ठीक है, 500 व्यक्ति का सर्वेक्षण करना है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 50 व्यक्ति का सर्वेक्षण करेंगे। कुल आबादी हमारी 500 है, 500 के अंतर्गत हम क्या करेंगे, 50 व्यक्ति का सर्वेक्षण करेंगे। अब क्या करेंगे, इस 500 को ना हम लाइन में विभाजित कर देंगे। जैसे मान लीजिए 10-10 की मैंने लाइन बना ली। ठीक है, 10-10 की लाइन बना ली, और प्रत्येक लाइन में से, अब जो पहली लाइन है, मान लीजिए ये लाइन है, इसमें से मैंने यादृच्छिककरण रैंडमली कोई भी एक व्यक्ति खड़ा कर दिया। एक व्यक्ति खड़ा करने के बाद उससे मैंने क्या करा, सर्वेक्षण लिया। मान लीजिए मैंने नंबर 6 को खड़ा करा। ठीक है, नंबर 6 को खड़ा करा, तो अगली लाइन से मैं नंबर 16 को, फिर अगली लाइन से मैं नंबर 26, फिर 36, फिर 46, फिर 56, फिर 66, फिर 76, 86, 96, 106, ऐसे कर करके मैं क्या करूंगी, अपने 50 सैंपल कलेक्ट करूंगी। इसको हम बोलते हैं व्यवस्थित यादृच्छिक प्रतिचयन। शुरुआत में हम रैंडमली खड़ा करेंगे, उसके बाद हम सिस्टमैटिकली करेंगे। ठीक है, स्त्रीकृत में इसमें क्या होता है, इसमें हम समूहों में विभाजित करके अपना नमूना निकालते हैं। क्लस्टर में क्या होता है, इसको ना एक बड़ी आबादी को क्लस्टर में अलग करने के लिए किया जाता है, जो अलग अलग होते हैं लेकिन विभिन्न प्रकार के समूहों को दर्शाते हैं। शहरों को अक्सर क्लस्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। समूहों की सूची से अनुसाधन में भाग लेने के लिए कुछ समूहों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। इसमें ना मेनली गुच्छ प्रकार का होता है। ठीक है, गुच्छे के रूप में हम सर्वेक्षण करते हैं। आगे देखें हम, तो गैर संभावित, इसमें अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें ना सभी के समान चुने जाने का अवसर नहीं होता। ठीक है, अब कैसे, इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं। घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं पर एक अध्ययन किया जाना है, तो यादृच्छिकता का उपयोग नहीं किया जा सकता। अब यादृच्छिक में क्या होता है कि हम किसी से भी पूछ लेते हैं। अब देखिए इसमें हम अगर क्या किसी से भी पूछ सकते हैं, हमें क्योंकि घरेलू हिंसा का शिकार महिलाओं का ही सर्वेक्षण करना है, तो हम किसी से भी नहीं पूछ सकते। हम सिर्फ उनसे ही पूछेंगे जो घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाएं हैं। ठीक है, व्यक्तियों की उपलब्धता और सहमति के आधार पर उन्हें प्रतिदर्श में शामिल किया जाता है। इसकी विधियां निम्न प्रकार की है। पहली विधि आ जाएगी, इसकी सुविधाजनक, सुविधा के अनुसार किया जाता है। इसमें आप पढ़ लेना। ठीक है, इसको स्वेच्छा, जो लोग अपनी इच्छा से सर्वेक्षण में भाग लेना चाहते हैं। निर्णय, ठीक है, उदाहरण के लिए एक शिक्षक उन शिक्षार्थियों की पहचान कर सकता है जो भाग लेंगे, इसमें निर्णय का काम होता है। ठीक है, जो शोधकर्ता होता है, जो सर्वेक्षण करता होता है, वो निर्णय के द्वारा प्रतिदर्श कलेक्ट करता है। कोटा प्रतिचयन के अंदर ये कोटा और जो ये स्त्रीकृत है, ठीक है, एक जैसा है। बस इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो सर्वेक्षण करता होता है ना, वो अपनी मर्जी से
सर्वेक्षण करता है। इसमें भी समूहों में विभाजित किया जाता है। और व्यापक की बात करें हम तो ये स्नोबॉल की तरह होता है। जैसे हम स्नोबॉल है, स्नोबॉल को बर्फ में फेंकते तो क्या होता है, धीरे 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 जाके क्या होता है, बड़ा होता रहता है, बड़ा होता रहता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें जो सर्वेक्षण करता है, मान लीजिए किसी डाक का सर्वेक्षण करना है कि उस क्षेत्र में कितने डाक है। तो अब ये क्या करेगा, किसी एक डाक को जानता होगा और उससे बोलेगा भाई तुम ना 2 डाक को ढूंढो, और उनको बोल दो कि वो 2 और डाक को ढूंढे। ठीक है, फिर उनको बोल दो वो 2 और डाक को ढूंढे। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से इसने 2 को ढूंढा, यहाँ पर फिर 2 बने। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या कितने बन जाएंगे, 4 4 4 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, ऐसा कर करके धीरे धीरे इसमें बढ़ता रहता है। इसीलिए इसको क्या बोला है, व्यापक प्रतिचयन। अब इसके मुख्य अंतर की बात करते हैं हम, संभाव्यता प्रतिचयन और गैर संभाव्यता प्रतिचयन। नमूनाकरण तकनीक जिसमें जनसंख्या के विषयों को प्रतिनिधि नमूने के रूप में चयनित होने का समान अवसर मिलता है, संभावना नमूनाकरण के रूप में जाना जाता है। एक नमूनाकरण विधि जिसमें यह ज्ञात नहीं होता कि जनसंख्या में से किस व्यक्ति को नमूने के रूप में चुना जाएगा, इसे गैर संभाव्यता नमूनाकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संभाव्यता नमूना का आधार यादृच्छिककरण या संयोग होता है, इसलिए इसे रैंडम नमूनाकरण के रूप में जाना जाता है। इसमें ना कोई जानता नहीं है तो संयोग से कोई भी मिल गया, उससे हमने सर्वेक्षण कलेक्ट कर लिया। ठीक है, नमूना कलेक्ट कर लिया। और इसमें क्या होता है, ये यादृच्छिकता पर आधारित नहीं होता, इसलिए इसको गैर यादृच्छिक नमूना कहते हैं। और फिर इसमें आ जाएंगे तो हम संभाव्यता नमूनाकरण में नमूनाकर्ता प्रतिनिधि को यादृच्छिक रूप से नमूने का हिस्सा बनाता है और इसमें क्या होता है, मनमाने ढंग से चुनता है। संभाव्यता में निश्चित और ज्ञात होती है, संभावनाएं निश्चित और ज्ञात होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, शून्य अर्थात यह न तो निर्दिष्ट और न ही ज्ञात होती है। इसमें क्या होता है, संभाव्य नमूनाकरण का उपयोग तब किया जाता है जब अनुसाधनकर्ता प्रकृति में निर्णायक हो और इसमें अन्वेषण योग्य हो तो गैर संभाव्यता नमूने का उपयोग किया जाता है। संभावना नमूनाकरण द्वारा उत्पन्न परिणाम पूर्वाग्रह से मुक्त होते हैं और इसमें क्या होता है, परिणाम कम या ज्यादा पक्षपाती होते हैं। संभाव्यता नमूना परीक्षण परिकल्पना पर आधारित होती है और इसमें उत्पन्न पर आधारित होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, शोधकर्ता द्वारा संभाव्यता नमूना में विषयों का चयन अनियमित रूप से किया जाता है, इसलिए ये गैर लाभप्रदायिता की तुलना में पूरी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए संपूर्ण जनसंख्या में परिणाम का एक्सट्रपलेशन संभाव्यता नमूना में संभव है और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। संभाव्यता नमूनाकरण के अंतर्गत यादृच्छिक स्थिरीकृत व्यवस्थित क्लस्टर तकनीकें आदि आती है और इसके अंदर क्या आती है, कोटा, आराम, निर्णय, व्यापक। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये बेहतरीन ढंग से होता है और ये क्या होता है, मनमाने ढंग से होता है। इसका परिणाम निष्पक्ष होता है और इसके परिणाम में क्या होता है, झुकाव होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति ना जानता है बंदे को। ठीक है, जानता है, उसकी जानकारी लेके सर्वेक्षण करता है। इसमें क्या होता है, निर्णायक होता है और ये क्या होता है, खोजपूर्ण होता है। और इसमें होता है सांख्यिकी के आधार पर और इसमें विश्लेषणात्मक के आधार पर। अब इसके निष्कर्ष की बात करें तो हम सामान्य तौर पर आपके सर्वेक्षण का आयोजन करते समय चुनने के लिए विभिन्न प्रकार के नमूनाकरण तरीके होते हैं। अंतिम उद्देश्य अपने नमूने को यथासंभव अपनी आबादी का प्रतिनिधि बनाना है ताकि आप डेटा से निष्कर्ष निकाल सके और सामान्यीकरण कर सके। एक अपर्याप्त नमूने के परिणाम सब पर होंगे। आखिरकार जैसा कि हम सभी जानते हैं, खराब डेटा खराब परिणामों की ओर ले जाता है जो किसी के लिए भी बेकार है। बेहतर परिणामों के लिए प्रतिनिधि नमूने का उपयोग करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमने मुख्य तौर पे हमें इसके बारे में जानना था यहाँ पर। ठीक है, ये जो है इसके बारे में, ये वाली और ये। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कि किस टॉपिक पर है और आपको क्या करना है एग्जाम में। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट्स में बोल सकते हैं और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।